हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे एंटरप्रेन्योर्स। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस यस यस, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जे 2026 मेरे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 5 आज हमें करना है। और आज हम लोग अपने जाएंगे स्फेरिकल मिरर्स वाले पार्ट पर। बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है और उसके बाद धड़ाधड़ सवाल ही सवाल है। अच्छा, एक होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, ठीक है? तो यहां से हमारे सवाल स्टार्ट होते जाएंगे, ठै 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 ठै। फिर उसके बाद ये आपके जो एडवांस में आए हुए सवाल है, एक ये वाला है, ये वाला है। ऑल्दो लेंसेज का भी एक पार्ट है और इतना 10वीं क्लास में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा तो इतना हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये तीन आपके एडवांस के क्वेश्चंस इस रीसेंट ईयर्स में इस वाले पार्ट से आए हैं, ठीक है? तो आज हमें करना है स्फेरिकल मिरर। हाँ, क्वेश्चन ऑन फील्ड ऑफ व्यू, वो हमारे जो दो सवाल रह गए थे। स्फेरिकल मिरर करेंगे, रे डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, मैग्निफिकेशन एंड वेलोसिटी। मैग्निफिकेशन आज मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, थ्योरी वाला पार्ट हम लोग खत्म करेंगे। कल और परसों बहुत सारे सवाल हमें लगाने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, 10वीं क्लास वेस्टेड है। कितने बच्चे खत्म है भाई? हाँ भाई, वो वाला सिमुलेशन मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खुद से लगा लेना। और ये यस, अच्छा 10th बर्बाद है। एक्चुअली में तुम बर्बाद, तुम जहां जा रहे हो वहां सिर्फ बर्बादी ही कर रहे हो, ठीक है? यस, हाँ, आ जाओ भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कई सारे बच्चों का 10th बर्बाद है, ठीक है? तो ये वाला सवाल फिर अब लेंसेज पढ़ाने के बाद क्यों करेंगे, यहीं पर कर लेंगे, मैं बता दूंगा उस समय। यार एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंस से लाइट जाएगी और इतना भी नहीं आता है। ओहो, 10वीं क्लास में तो तुम टॉपर हुआ करते थे, सुनने में आया था। हाँ सर, 150% लाए हैं हम 100 में से। सारा भूल गए। ओहो, अच्छा अच्छा। एक्चुअली में प्रॉब्लम यही है तुम लोगों के साथ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग इसको सिखाएंगे, ठीक है? आइए बेटा, जरा इस सवाल को एक बार डिस्कस करते हैं। हम लोग सीधे सवालों पर जाएंगे, मतलब अपने कंटेंट पर जाते हैं, ठीक है? हाँ, बस इस वीक और आपको मिल रहा है रिलैक्सेशन 4 बजे वाला, उसके बाद हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, इतना ज्यादा परसेंटेज ला करके क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इज्जत मिला था उस समय, उसके बाद से तो सर गाली ही खा रहे हैं। 2 साल हो गया है। यस, हाँ, आइए। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, हमारे पास एज शोन पोजीशन ऑफ द थर्ड इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर टू। कौन से वाले मिरर की वजह से? हमारे पास थर्ड इमेज की बात करनी है, ठीक है? और कौन से मिरर की? मिरर टू की वजह से। इज द डिस्टेंस x फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन z इज, अच्छा मतलब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट x और y यहां पर है, हमारे पास मिरर टू से थर्ड इमेज जो बन रही होगी वो मिरर टू वाली, उसका डिस्टेंस बताना है। आ जाओ भैया, सवाल लगा लियो। सवाल लगा लियो, सवाल लगा लियो। अब हमारे पास 2 प्लेन मिरर हैं बेटा, सारे बच्चे सीरियस, ठीक है? हमारे पास एक प्लेन मिरर यहां पर दे रखा है बेटा, और इसी प्रकार से एक प्लेन मिरर हमारे पास यहां दे रखा है, ठीक है? ऑब्जेक्ट हमारे लिए यहां पर किसी पॉइंट पर है ऑब्जेक्ट। सारे बच्चे जरा बताना कितनी इमेजेस हमारे पास यहां पर बन रही होंगी? सारे बच्चे, कितनी इमेजेस हमारे पास यहां पर बन रही होंगी? रॉन्ग ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? हमारे पास इमेज फॉर्म बाय मिरर इज एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन z इज डिस्टेंस z, ठीक है? डिस्टेंस z से नापना है, चलिए जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है? मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से नापना है। तो मैंने कहा था भाई इसके लिए करना क्या होता है सर? इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं जब भी हमारे पास प्लेन मिरर्स को ऐसे हम लोग रख देते हैं, राइट? इनफाइनाइट इमेजेस। तो चलिए कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे सर? एक बार इधर खड़े होके आप इमेज बनाओगे तो एक ऑब्जेक्ट है तो एक इमेज यहां बनेगी। मैंने कहा दिस, ये मिरर 2 है, ठीक है? दिस इज मिरर 1। ध्यान से देखना, हमारे पास मिरर 1 एंड मिरर 2। सिमिलर सवाल आपको, सिमिलर क्वेश्चन आपको अपना जेई में भी मिलेगा अगर आप अपने, अच्छा कितने बच्चों ने इसके पीवाईक्यूज देखे हैं? कितने हैं सारे बच्चे? हाँ, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बताना है, ठीक है? जरा एक बात बताओ, कितने बच्चों ने इसके पीवाईक्यूज खोल करके देखे हैं कि कितने पीवाईक्यूज हैं इसके? हाँ, जरा देखिए कितने बच्चे हैं हमारे पास जो ये काम भी कर रहे हैं। अंदाजा आपको पता है?
नहीं, ओहो, यही नहीं पता। हाँ हाँ, क्योंकि देखो हर किताब में अलग अलग हो सकते हैं, कुछ किताबें हो सकता है 2019 के बाद वाले आपके पीवाईक्यूज हों, कुछ लास्ट 10 ईयर्स के होंगे। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे लास्ट 10-15 ईयर्स के, हाँ 300 के अराउंड क्वेश्चन है, 300 अप्रोक्सीमेटली, कम भी है, ठीक है। अगर आप कुछ ईयर्स को अगर हटा देंगे तो आप ये मानिए 250 क्वेश्चन तो आपके सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। हाँ 250 से 300 क्वेश्चन तो एग्जाम में आ चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं एक चैप्टर का कितना भयंकर वेटेज है। यस, हाँ 7 करोड़ ना हाँ, तो आप और देखना, जब एक बार हमारे जो कंसेप्ट क्लियर हम लोग कवर करते जाएंगे, उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो सारे कंसेप्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करते जा रहे हैं। हाँ, तो अब आपको जब, हाँ यही चीज मैं इसलिए बता रहा था कि आपके पास एक पीवाईक्यू की किताब और एक एटलीस्ट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एनालाइज कर पाएंगे। और दूसरी चीज, जब आपको इस बार दिवाली की छुट्टी मिलेगी, आपका सिर्फ टारगेट क्या होना है, 12th वाले पार्ट में सिर्फ रे ऑप्टिक्स का टारगेट होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा खासा वेटेज है, लिमिटेड थ्योरी के साथ आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अराउंड आपको 200 के आसपास, 168 या 17, मैं अभी क्वेश्चंस निकाल रहा था, तो अराउंड 170-180 तो आई थिंक जेईई मेंस के ही पीवाईक्यूज है, और 120 के आसपास आपके, वो 300 के आसपास आपके क्वेश्चन है जो आपको अपनी दिवाली में करने हैं, और जितना भी हम लोग दिवाली से पहले निपटा सके। क्लियर? यस। हाँ, तो अराउंड 300 है, अच्छा खासा होमवर्क आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई, अब जिनके पास पीवाईक्यूज नहीं है, ठीक है, पीवाईक्यू की बुक ले लूं, बिल्कुल ले लो, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज दे भी दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे सवाल है, आंसर की के साथ आपको मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपके पास खुद की भी होनी चाहिए एक पीवाईक्यू की किताब, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। देखो यार, तैयारी कर रहे हो आप, एक जो चीज आपके लिए बहुत रेलिवेंट है ना, प्लीज उस पर इन्वेस्ट करो, ठीक है। हाँ, मैं आपको जैसे ये दिवाली को होगा उससे पहले मैं आपको सिर्फ मैंने सोचा हुआ है सिर्फ रे ऑप्टिक्स का हम लोग टारगेट आपको देंगे, ठीक है। जितना भी हम लोग पढ़ चुके होंगे उतने का एटलीस्ट आप लोग सवाल करें, बहुत सारे सवाल पूछे गए, ठीक है। हाँ, मॉड्यूल भी है, मैं मानता हूं मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सिर्फ मॉड्यूल में क्या होता है, रिपीटेटिव सवाल हटा दिए जाते हैं, है ना। जेईई मेंस में कई बार एक ही प्रकार का सवाल मल्टीपल टाइम घुमा फिरा करके भी आता है, तो पीवाईक्यू की जब आप किताब उठाते हो तो उसमें सारे पीवाईक्यूज हो जाते हैं, मॉड्यूल में रिपीटेटिव सवाल नहीं होते, ठीक है। हाँ, चलिए भाई, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप कैसे करते थे सर इसमें इमेज, मैंने कहा भाई एक बार इधर खड़े हो जाओ, इसका एक बिल्कुल सेम डिस्टेंस एक्स पर एक इमेज बनेगी, दिस इज द फर्स्ट इमेज बाय मिरर टू। फिर एक बार इधर खड़े हो जाओ, सर इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज हमारे पास यहां बनेगी, फर्स्ट इमेज बाय मिरर 1, और ये वाला डिस्टेंस होगा y। मैंने कहा ठीक है। फिर एक बार यहां खड़े हो जाओ, इसके लिए तो इमेज बना ली थी, इसकी इमेज की बात करूं तो 2y प्लस एक्स, तो यहां पर आपका 2y प्लस एक्स पर एक इमेज आपकी फिर से आएगी, दिस इज सेकंड इमेज बाय मिरर 2। फिर एक बार इधर खड़े हो जाओ, हम लोगों ने एक इसकी इमेज बना ली है, अब इसकी बात करेंगे तो y प्लस 2x, यहां पर y प्लस 2x पर आपकी यहां पर सेकंड इमेज बाय मिरर 1 हमारे पास आएगी। फिर इधर खड़े हो जाओ, एक इसकी बना ली, एक इसकी इमेज हो गई। अब इसकी बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा सर, y प्लस 2x प्लस y प्लस x, तो 2y प्लस 3x, 2y प्लस 3x हमारे पास यही आएगा ना भाई हमारे लिए यहां पर। हाँ, यही वाले की हम लोगों ने एक इमेज इसकी बना ली, एक इमेज इसकी बना ली है, और अब अगर हम लोग बात करें तो y प्लस 2x है और प्लस y प्लस एक्स, तो 2y प्लस 3x हमारे पास, दिस इज द थर्ड इमेज बाय मिरर 2। हमें यही बताना था, सारे बच्चे प्लीज ध्यान से सुने, हमें यह बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, पोजीशन ऑफ द थर्ड इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर 2 is at a distance z from the object, then z is, ठीक है। ऑब्जेक्ट से हमें बताना है, तो आंसर में हमें कौन सा लेंथ रिपोर्ट करना है सर, यहां से लेकर के ये वाला लेंथ हमें रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा जो हमारा आंसर होगा दैट आंसर विल बी 2y प्लस 3x प्लस हमारे पास ये वाला लेंथ और जोड़ देंगे x, तो 2y प्लस 4x हमारा आंसर आना चाहिए। अगर देख लेते हैं तो 2y प्लस 4x, बी ऑप्शन आ तो रहा है भाई, तुम कहां से कह रहे हो ऑप्शन गलत है। हाँ, हमारे पास बी ऑप्शन मैच हो तो रहा है। हाँ देखो, इसमें पहले पढ़े, हाँ कहां गड़बड़ हो रही है, उन्होंने और मिरर से थोड़ा ना डिस्टेंस पूछा, ऑब्जेक्ट से पूछा है, देन z is,
दोबारा बता रहा हूं भाई, प्लेन मिरर में कैसे करना है। एक बार आप यहां पर खड़े हो जाए तो सर इस ऑब्जेक्ट ले, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इमेज डिस्टेंस है, हो गया। फिर सर एक बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इमेज डिस्टेंस है, हो गया। फिर इधर आ जाओ, इसके लिए इमेज बना ली। अब इसकी बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, 2y प्लस एक्स, तो 2y प्लस एक्स पर एक इमेज आ गई। फिर इधर आ जाओ, इसके लिए इमेज हो गई। अब इसके लिए बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा सर, y प्लस 2x, हमारे पास यहां आ गया। फिर एक बार इधर आ जाओ, हमारे पास ये वाला इसके लिए इमेज हो गई है, इसके लिए इमेज हो गई है। अब इसकी बात करेंगे तो मिरर से कितनी दूरी पर है सर, y प्लस 2x प्लस y प्लस एक्स, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा। 2y प्लस 3x पर इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट से फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट की बात करनी है। पागल बच्चे, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट की अगर मैं यहां पर बात करूं तो वो हमारे पास क्या होगा, प्लस एक्स। और पौ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल मेरे अंडर बेंटर, कितने बच्चों ने ट्राई किया है? अगला सवाल कितने, ये मल्टीपल करेक्ट में हमारे पास आंसर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए 3 प्लेन मिरर्स फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपका एडवांस का PYQ है। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, 300 सवाल जो एग्जाम में आ चुके हैं सारे तो क्लास में होंगे नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे मेजॉरिटी सवाल जो डिफरेंट हो वो हम लोग करते चले क्लास में, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। ठीक है, ट्राई किया था, हाँ आधा हुआ, जो भी हुआ चलिए देखते हैं। ठीक है, 3 प्लेन मिरर्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें क्या दिया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, each side of L there is a small hole at a distance L greater than 0, वो वाला L greater than 0 है। From one end of the corner as shown in the figure, a ray of light is passed through the hole at an angle theta and only come out through the same hole. The cross section of the mirror configuration and ray of light plane same plane में horizontal plane मान लेते हैं। Which of the following statement is or are correct? ठीक है, आइए पहला है, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फॉर 0, मतलब एल की वैल्यू 0 और एल के बीच में। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी होल करोगे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अगर है तो रे ऑफ लाइट बाहर आ जाएगी। तो चलिए पहला ए ऑप्शन करेक्ट है या फॉल्स है आपके हिसाब से? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये था, यहां पर हम लोगों की रे आ रही है इस प्रकार से, इन्होंने कहा है कि ये वाला एंगल थीटा है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी है, ये वाला आपका एंगल दे रखा है 30 डिग्री इस प्रकार से। करेक्ट है या फॉल्स है? ट्रू है आपके लिए, वेरी गुड। जरा देखना, अगर हमारे पास यहां से रे इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री आपको अगर दे रखा है तो वर्टिकली अपोजिट ये 30 हुआ और ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर दैट मींस इस वाले केस में हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंस का सवाल था, नॉर्मल इंसिडेंस का हमारे पास सवाल था। लाइट हमारे पास इस तरीके से आएगी, नॉर्मल इंसिडेंट होगी, लाइट वापस हमारे पास इसी रास्ते से चली जाएगी। तो क्या हमारे होल जो यहां पे दे रखा है उससे लाइट बाहर निकल पाएगी? यस, हमारे पास इट विल पास आउट, इट विल पास आउट। तो इन्होंने क्या बात बोली है, इन्होंने बात बोली द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज अवर ट्रू स्टेटमेंट। पहला वाला सही है, वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड, देयर इज एन एंगल फॉर L इज इक्वल टू L/2। अगर मान लो कि हम लोगों ने ये जो यहां पे ड्रिल कर रखा है वो बिल्कुल सेंटर में कर रखा है, L इक्वल टू L/2, एट विच एक ऐसा एंगल है, इन्होंने क्या बोला, एक ऐसा एंगल है एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन के बाद लाइट वापस आ जाएगी। तो चलिए बी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। आप लोगों के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है या फॉल्स है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार, कई बच्चों ने धीरे धीरे ट्राई करा है। मल्टीपल करेक्ट में बेटा आपका अगर एक आध ऑप्शन भी सही हो जाता है तो मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो जरा यहां पर ध्यान समझना, इन्होंने कहा है कि ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है, L/2, वेरी गुड वेरी गुड। अब हमारे लिए यहां पर जो भी लाइट आ रही है, ठीक है, जो भी हमारे पास लाइट आ रही है, उन्होंने कहा कि 2 रिफ्लेक्शन से ये वापस यहां से निकल सकती है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है, वेरी गुड। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं बेटा यहां पर हमारे पास इस प्रकार से एक मैंने नॉर्मल टाइप का बना लिया है। ये वाला एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है। मान लेता हूं ये वाला एंगल है हमारे पास अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, अल्फा। और अगर आप यहां पर देखें, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा सर, दिस इज योर 90 माइनस अल्फा,
है ना, 90 डिग्री है, 90 माइनस अल्फा होगा। और अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल बना लूं इस सरफेस का, अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल बना लूं तो जरा ये नोटिस करना, हमारे पास ये पूरे ट्राइंगल का ये वाला एंगल कितना होना चाहिए सर? दिस एंगल शुड बी हमारे पास, जरा देखना, 60 प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस यहां पर जो भी एंगल है शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो 60 प्लस 90 150 माइनस अल्फा प्लस ये वाला जो भी आपका एंगल है दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इसको इधर ले जाते हैं तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 30 प्लस अल्फा। ये कितना आया, 30 प्लस अल्फा। तो ये तो 90 डिग्री था हमारे पास, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर? दिस इज 60 माइनस अल्फा, और लाइट हमारे पास यहां पर ऐसे चली जाएगी, राइट। लाइट हमारे पास यहां पर कितना एंगल बना करके जाएगी, 60 माइनस अल्फा। अगर आप नोटिस करें ये सेंटर पॉइंट है, सिमेट्रिकल सिस्टम बन रहा है। लाइट उन्होंने कहा कि दो रिफ्लेक्शन के बाद बाहर जानी चाहिए, तो ऐसे ही जा पाएगी, है ना। अगर स्टेटमेंट को मानूं तो लाइट को वापस जाने के लिए ऐसे ही जाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो यहां पर 60 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अगर आप बनाएंगे सिमिलरली, अगर आप ये वाला एंगल भी अगर आप बनाएंगे तो 60 माइनस अल्फा यहां मिलेगा, 60 माइनस अल्फा यहां मिलेगा, और अगर आप नोटिस करें सिमेट्रिकली ये वाला एंगल भी अल्फा मिलेगा, है ना। ये वाली लाइट बिल्कुल सिमेट्रिकली निकलेगी, L/2 डिस्टेंस है। ये वाला ट्राइंगल अब पकड़ते हैं, ए बी और सी। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं सारे एंगल्स का समेशन कितना होना चाहिए सर? 180 डिग्री होना चाहिए, तो 2 अल्फा यहां से आ गया, हाँ, प्लस 120 माइनस 2 अल्फा सर यहां से आ गया, प्लस 120 माइनस 2 अल्फा सर यहां से आ गया हमारे पास, और ये होना चाहिए 180 डिग्री, राइट। तो 2 अल्फा और 2 अल्फा उड़ा दिया बेटा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 180, दैट इज इक्वल टू 240 माइनस 2 अल्फा। इसको इधर ले जाते हैं बेटा, एंड दिस इज इक्वल टू 60, अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। दैट मींस हमारा ये वाला एंगल कितना आना चाहिए था, ये वाला एंगल कितना आना चाहिए था? अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होना चाहिए था। यस और नो? यस और नो? सिमेट्रिकली भी तुम कर सकते थे, लेकिन मैथमेटिकली मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। इन्होंने कहा है देयर इज एन एंगल, कोई एक ऐसा एंगल है, हाँ, थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 60 डिग्री रख दें एट L इक्वल टू L/2 एट विच द रे विल कम आउट, बिल्कुल रे वापस बाहर आ रही है आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, ट्रू स्टेटमेंट। ऐसा एक एंगल बन के आ रहा है, दैट इज अवर 60 डिग्री। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल किसी अल्फा ऐसे गया है, तो वर्टिकल अपोजिट अल्फा ये है। ये अगर नॉर्मल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60, तो इन दोनों का समेशन माइनस 180 करोगे तो 30 प्लस अल्फा ही आया। नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है सर? दिस इज 60 माइनस अल्फा, क्योंकि इन दोनों का समेशन 90 होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिमिलर कंडीशन यहां पर भी बनेगी, क्योंकि लाइट को अगर हमें बाहर निकालना है तो जैसे एंटर करिए वैसे ही जाएगी, क्योंकि यहां पर हमारे पास L/2 और L/2 सिनेरियो है। तो 60 माइनस अल्फा, 60 माइनस अल्फा, और यहां अल्फा है, तो सिमिलरली लाइट जब जाएगी तो यहां पर भी अल्फा बनेगा। इन तीनों का समेशन करा, अल्फा की वैल्यू 30 आई। अगर ये 30 है तो 60 डिग्री पर हमारा आंसर मैच हो रहा है, तो बी ऑप्शन बी हमारे पास सही है। अब बात आ रही है, द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड L इज इक्वल टू L/3। ये स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है? हाँ, वाई आई कांट कैच दी क्वेश्चन, ज्योमेट्री, मैंने पहले बोला है ये आपका सिर्फ ज्योमेट्री का खेल है बेटा। सारे बच्चे, मैंने पहले ही बोल दिया भाई, जिस चीज को आप डील कर रहे हैं दैट इज योर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर आपकी ज्योमेट्री थोड़ी बहुत आपके हाथ में है तो आप इस सवाल को लगा लोगे, कोई खतरनाक चीज नहीं थी। तीसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड, वेरी गुड। इन्होंने कहा है द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट, नेवर, कभी भी वापस नहीं आएगी। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री एंड L इज इक्वल टू L/3। अगर मैं यहां पे बात करूं, ये पूरा लेंथ L है, तो मैं अगर इसके 3 बराबर हिस्से कर दूं तो L/3 L/3 L/3, इसी प्रकार से 3 बराबर हिस्से कर दूं L/3 L/3 L/3, 3 बराबर हिस्से कर दूं L/3 L/3 L/3। इन्होंने यही बात बोली है, जरा देखना ये वाला एंगल कितना है, सारे बच्चे ध्यान रखना, 60 डिग्री, ठीक है।
अगर मान लो बेटा लाइट हमारे पास यहां से ऐसे आ रही है, कितने एंगल पर बोला है? 60 डिग्री पर। आप लोग मेरे को एक बात बताना, ये वाला भी एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल भी 60 है, और लाइट का ये वाला एंगल भी 60 होना चाहिए। क्या आपको ये बात दिख रही है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? उससे बेटा पढ़ाई कर लो, 6 अक्टूबर से पेपर है, अब क्या करूं, पहले पढ़ना चाहिए था ना, और आगे वाले एग्जाम में भी इसी एटीट्यूड की वजह से परेशान रहोगे। अभी जो पढ़ा रहा हूं प्लीज सोचिए उसके बारे में, दोबारा समझना। इन्होंने क्या बात बोली है, पहले स्टेटमेंट को क्वेश्चन का समझ लो। द रे ऑफ लाइट विल नेवर, कभी भी बाहर नहीं आएगी अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और एल की वैल्यू l/3 है। तो सर l/3 मतलब टोटल लेंथ के 3 बराबर हिस्से, l/3 l/3 l/3, टोटल लेंथ के l/3 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 l/3। अगर ये 60 है तो सर ये 60 है, ये वाला अगर मैं ट्राइंगल देखूं तो सर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। यस, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं यहां पर नॉर्मल बना लूं तो आपको यह बात पता लग रही होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 30 डिग्री आएगा इस सरफेस पे, और सेम इसी प्रकार से हमारे पास ये ऐसे जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हमारे पास ये 30 डिग्री पर इस प्रकार से जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये हॉरिजॉन्टल होगा, आपको कैसे पता? मैंने कहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर तू यहां मीडियन बनाएगा, मीडियन यहां पर बनाएगा, तो क्या इसको बराबर बाइसेक्ट करेगा? हाँ, अगर ये हमारे पास बाइसेक्ट यहां पर कर रहा है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए? यस। तो ये लाइट ऐसे जाएगी, किस पॉइंट पर हिट करी? इस पॉइंट पर। फिर से वही सिमिलर कहानी हमारे पास बनेगी, लाइट यहां से यहां आएगी। इस बार लाइट, क्योंकि यहां पर आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, फिर यहां पर आएगी, और अगर आप देखें फिर लाइट यहां जाएगी, फिर लाइट आपकी यहां आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैच कर लेना, और फिर लाइट आपकी यहां से यहां निकल जाएगी। जरा देखना प्रोसेस आपका ऐसा होगा, लाइट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, सेम पॉइंट से आपकी लाइट बाहर निकल आएगी। यस, तो इन्होंने कहा था अगर ये लेंथ l/3 है और 60 डिग्री का केस है तो लाइट कभी बाहर नहीं आ पाएगी। द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और l इज इक्वल टू l/3। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, लाइट बाहर आ रही है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत है। द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड l इज इक्वल टू लेस देन l/2, इससे कम है, आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन। पिछला केस ही अगर हम लोग देख लें तो हमारे पास जो ये लेंथ है वो l/2 से कम है। हाँ, तो कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं जरा इसको गिना जाए। सर फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ, मैंने कहा हाँ, फिर ये जाकर के सर इधर टकराएगी, सेकंड रिफ्लेक्शन हमारे पास यहां पर हुआ, मैंने कहा राइट, फिर लाइट आकर के यहां पर हमारे पास टकराएगी, थर्ड रिफ्लेक्शन हमारे पास यहां पर हुआ, राइट, फिर यहां पर टकराएगी, फोर्थ रिफ्लेक्शन हमारे पास यहां पर हुआ, फिर ये लाइट जाकर के इस वाले पॉइंट पर टकराएगी, फिफ्थ रिफ्लेक्शन हमारे पास यहां पर हुआ, और फिफ्थ के बाद ये लाइट एग्जिट कर गई है। यस, 5 रिफ्लेक्शंस की कहानी है। द रे ऑफ लाइट विल कम आउट, बिल्कुल सही है, आ रही है 60 डिग्री पर, आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन गलत, हमारे पास 5 वाला 5 रिफ्लेक्शन का केस हमारे लिए है, तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो रहा है। सिर्फ ए और बी हमारा आंसर आ रहा है, खत्म, हमारे पास ए और बी, दैट विल बी योर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो अभी ध्यान, अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं नहीं सोच पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं आपको पहले बता रहा हूं, आगे वाले ये वाला जो सवाल है ना, तुम देखना, इसको अभी मैं स्टार मार्क कर देता हूं, तुम ये नोटिस करना, इस सवाल में ना तुम्हारी ज्योमेट्री कितनी अच्छी है ये मैटर करता है, ज्योमेट्री एंड रे डायग्राम्स। अगर आपको ये बात पता है तो आपको ये सवाल आसान लगेगा, अदरवाइज आप कहोगे सर मैं इतना कैसे सोच सकता हूं। यहां पर अगर तू नहीं सोच पा रहे तो सीख और आगे अप्लाई करने की कोशिश करना। क्लियर? यस। हाँ, तो ये वाला सवाल भी आप देखना कि आपको सिर्फ फॉर्मूले रटने से आपका काम नहीं चलने वाला। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहले वाले केस में तो सर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था, तो नॉर्मल इंसिडेंस में तो लाइट वापस चली जाती है, डन, ठीक है।
दूसरे वाले केस में हमारे पास जब l/2 यहां है, l/2 यहां है, तो लाइट बाहर निकल रही है, दो रिफ्लेक्शंस हमारे पास हो रहे हैं और एंगल की वैल्यू आई थी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू, ये वाला एंगल 30 डिग्री आया था, सरफेस से 60 डिग्री आया, जो उन्होंने पूछा था वो आ गया। फिर तीसरा केस हमारे पास यह है कि अगर l/3 है, l/2 से कम वाले लेंथ पर, हाँ, तो अगर 60 डिग्री पर भेजोगे, आप प्लीज इसको ज्योमेट्री वाइज बनाना, अगर आप देखिए 60 डिग्री है तो ये वाला लेंथ कितना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम कैसे सोचेंगे, इसलिए तो होमवर्क दिया था सोच कराना। ये वाला लेंथ कितना है 12/3, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला लेंथ कितना होगा 12/3, ये वाला लेंथ कितना होगा 12/3। अब जरा समझना, सिमिलर कहानी तो यहां पर बनेगी, ये वाली लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो चुकी है इस वाले के पैरेलल, जाकर के बिल्कुल सिमिलर पॉइंट पर हिट करेगी। हाँ, तो अब यहां पर ये वाला एंगल आपका सिमिलरली अगर आप निकालेंगे तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी आपका 60 डिग्री आएगा, ये 60 डिग्री है, यहां पर भी आपका 60 डिग्री आएगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए लाइट यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां चली जाएगी, तो 5 कोलिजन्स हो रहे हैं, ना कि 6। क्लियर? वेरी गुड। अब आते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, आज का हमारी क्लास का टारगेट है, देखो आप लोगों ने 10वीं क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, आप देखना भी, ठीक है। जिनको ये है कि सर मेरे को 10th वाली और उसमें क्या लाइट चैप्टर आपको कहते थे शायद, तो लाइट चैप्टर वाला मेरे को, या रे ऑप्टिक्स मेरे को 10वीं वाला नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीजें भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, सारी चीजों को समझ करके याद भी रखना है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, इसमें 3-4 चीजें हैं, लेकिन बहुत, अगर आपने उसको बहुत आराम से समझा, बिलीव मी, सिमिलर चीजें लेंसेज के लिए, बस फॉर्मूले, वहां यहां मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, वहां लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, कोई चेंज नहीं होने वाला है, राइट। तो ध्यान सुनना, स्फेरिकल मिरर, अब क्या है सर इसको लिखना है, बिल्कुल लिखिए। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी थ्योरी खत्म कर लें और कुछ सवाल भी लगा लें, सो दैट मैं कल आपको होमवर्क दूं। अब वही देखो, आपके कई बच्चों के स्कूल के एग्जाम्स होंगे, मैं इसलिए आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आपने ट्राई किया है या नहीं करा है, नहीं तो मैं आपसे पोल कराता और आपको डांटता भी। बस मैं इस वीक का रिलैक्सेशन दे रहा हूं, उसके बाद धमकाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि तुम सुधरोगे नहीं तो, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, नाम से पता लग रहा है एक स्फेयर से निकाले हुए मिरर्स, लिखते चलना बेटा, मिरर, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है, और आखिरी तक यहां से हम लोगों ने स्टार्ट करें। मैंने इसके सारे जेईई मेंस के जो थोड़े अच्छे सवाल थे वो ले लिए, लेकिन बाकी आपके ऊपर छोड़ें, क्योंकि इतने सारे सवाल नहीं कर सकते। और एडवांस में इससे एक ये सवाल आया है, एक ये सवाल आया है, एक ये सवाल आया है, ठीक है, और एक और इसके बीच का एक ये सवाल आया है, बस और कोई सवाल नहीं आए हैं स्फेरिकल, अच्छा हाँ यही आया है, बस 4 सवाल हमारे पास आए। तो ये 4 सवाल आप देखेंगे तो थ्योरी में ऑलरेडी हम लोगों ने कवर करे, ऐसा नहीं है कि सवालों के हिसाब से हम थ्योरी बना रहे हैं, ना ना, पूरी फुल फ्लेजेड थ्योरी जो आपको पता होनी चाहिए स्फेरिकल मिरर्स की, वो पूरी पहले बता रहा हूं, फिर उसको अप्लाई कर करके सीखेंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स फ्रॉम अ स्फीयर, फ्रॉम अ स्फीयर, मतलब आपने क्या करा बेटा, एक स्फीयर लिया, कांच का एक स्फीयर लिया, हॉलो स्फीयर, सॉलिड नहीं है, हॉलो स्फीयर, ठीक है। जैसे आपके पास यहां पर एक हॉलो स्फीयर था, ध्यान सुनना, ठीक है, हमारे पास इस प्रकार से एक हॉलो स्फीयर है, अंदर हवा भरी पड़ी है, तो इस स्फीयर का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ना भाई, सारे बच्चे नोटिस करना, कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर होगा ना। हाँ, तो ऐसे शीशे, जो पहला था वो प्लेन मिरर था, ऐसे शीशे जो हम लोग एक स्फीयर से काट करके निकालते हैं, उनको हम लोग कहते हैं अपने स्फेरिकल मिरर्स। इसमें 2 कैटेगरी हमारे पास आती है, एक होती है कॉनकेव और एक होती है कॉन्वेक्स। अब जरा समझना, मान लीजिए ये हमारा सेंटर है, अगर मैं इससे एक पास लाइन एक पास कर दूं ऐसे, ठीक है, और मैं यहां से 2 शीशे निकाल लेता हूं, एक इधर से कट करा शीशे को, तो जब आप शीशे को कट करोगे तो आपको ऐसे लाइन, वायर टाइप की लाइन नहीं मिलेगी, ऐसा सरफेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा स्फेयर था, है ना। अगर आपने कभी तरबूज हो या सेब हो, उसको साइड से कट करा होगा ना, तब आपको समझ आएगा कि कैसा सरफेस मिलेगा। तो हमारा स्फेयर था, हमने उसको साइड से कट करा, तो कुछ ऐसा एक आपको सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको कट करा, तो जैसे आप इसको यहां पर कट करेंगे तो आपको यहां से सरफेस कैसा मिलेगा, मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, ये वाला हमारे पास सरफेस कुछ इस प्रकार से यहां मिलेगा, राइट। और अगर आपने यहां पर इसको कट कर दिया, ठीक है, अगर आपने यहां से इसको कट कर दिया,
एक इस साइड से कट कर रहा हूं, एक इस साइड से कट कर रहा हूं, तो आपको एक और स्फीयर वो हमारे पास मिरर मिल सकता था। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे यहां पर कहा, ये हमें यहां से दो शीशे मिल सकते हैं। अब आपके ऊपर है, ये नहीं कि इस साइड से कॉनकेव मिलता है इस साइड से कॉन्वेक्स, नहीं, ये आपके ऊपर है। आपने नोटिस करा होगा अगर आपके घर के पास घर में शीशे होंगे तो आपने एक साइड से शीशे में अपनी शक्ल देखी होगी, उसके बैक साइड पर देखा होगा एक कोटिंग होती है, रिफ्लेक्टिंग कोटिंग कहते हैं, उसमें थोड़ा सा सिल्वर मिला होता है जिससे वो हमारे पास रिफ्लेक्शन अच्छा करता है, ठीक है। तो एक पेस्ट होता है, तो हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट शीशे का एक सरफेस है। अब मैं वो पेस्ट अगर अंदर लगा दूंगा, ध्यान सुन, अगर मैं वो पेस्ट अंदर लगा दूंगा तो यहां से मैं अपनी शक्ल देख सकता हूं, अगर मैंने पेस्ट बाहर लगा दिया तो यहां से शक्ल देख सकता हूं, राइट। तो इन दोनों सरफेस में आप कहीं पर भी अपना क्या कर सकते हैं, वो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने इसको अंदर से लगा दिया, ठीक है, तो बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमारा सरफेस होगा वो अब ये बन गया, जिसमें तुम अपनी शक्ल देखोगे, वो बल्ज आउट है, बाहर की साइड में है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें बाहर का सरफेस निकल रहा हो, इसको हम लोग कहते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब बल्ज्ड आउट। बाहर की साइड ना, थोड़ा सा बाहर की साइड ऐसे, अगर उस ऐसे मिरर्स को आप टच करोगे ना, आपको लगेगा ये बाहर की साइड ना थोड़ा सा कर्व टाइप का है, जिसमें आप शक्ल देख रहे हो, अगर आप देखोगे तो वो बाहर की साइड बल्ज्ड आउट है। इसको हम लोग अपना कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब मैंने इस वाले को क्या करा, इस वाले को बाहर की साइड से मटेरियल लगा दिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बन जाएगा, ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका हो जाएगा, ठीक है। जरा नोटिस करना, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, मतलब आप शक्ल ऐसे में देखोगे, यहां मटेरियल लगा दिया, अब अंदर से हम लोग शक्ल देख रहे हैं, क्लियर। अब बात है, जो आपका सरफेस है वो अंदर की साइड है, जैसे गुफा होती है, केव है ना, वैसे ही तो इसका हम लोगों ने नाम जो रखा है, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपना कॉनकेव मिरर, मतलब केव इन, ठीक है, केव्ड इन, एक ऐसा मिरर जो अंदर की साइड थोड़ा सा मतलब केव टाइप का, गुफा टाइप का हो, वो होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है। दो प्रकार के हम लोग मिरर बना सकते हैं। अब बात आ रही है, ये कई बच्चे बाद में फोकल लेंथ सर किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है, यहीं से क्लियर करना, आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, ध्यान रखना। अगर आप नोटिस करें इस वाले के लिए, तो इसका सरफेस कैसा था, ऐसा, इसका सरफेस कैसा था, ऐसा, तो इस सरफेस का सेंटर कहां होगा, सर इसका सेंटर यहां कहीं होगा। नोटिस करना, अगर मैं आप लोगों से यहां पर पूछूं कि इस वाले का सेंटर कहां होगा, सर इधर होगा, तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहते हैं, सी हमारे पास है, सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई वैसे तो डेफिनेशन नहीं आती 12वीं क्लास में, लेकिन पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये सेंटर ऑफ स्फेयर ही है जिसमें से तुमने शीशे को निकाला है, समझे। ये 10वीं क्लास में डेफिनेशन पूछते हैं, डिफाइंड प्रिंसिपल एक्सिस, डिफाइंड फोकस, डिफाइंड सेंटर ऑफ कर, ये सब 10वीं क्लास की डेफिनेशन है। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं आपको कुछ नहीं आता था तो बताता हुआ चल रहा हूं, आपको 12वीं क्लास में कोई ये सब नहीं पूछने वाला, ठीक है। ये 10वीं क्लास का पार्ट है जो आपको गवर्नमेंट समझती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री समझती है कि आपको आना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं आता, तो बेसिक से जो स्फेयर है इसका जो सेंटर है, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अगर मैं इसका पूछूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, तो सर इसका सरफेस तो ऐसा है, मैंने कहा हाँ, तो सर अगर सरफेस ऐसा है तो सेंटर यहां कहीं होगा, मैंने कहा बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका सेंटर कहां है, यहां, ठीक है, तो सेंटर ढूंढना आना चाहिए, क्योंकि बाद में ये साइन कन्वेंशन हमारा बनेगा, ये बाद में हमारे पास साइन कन्वेंशन बनेगा, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो सेंटर है, मतलब जो हमारा शीशा है, शीशे का बिल्कुल अंदर ये जो सेंटर को बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है, इसका हमारा नाम होता है P, विच इज अवर पोल। यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, साथ साथ बनाते चलना। ये P है विच इज कॉल्ड अवर पोल। कोई बोले व्हाट इज पोल ऑफ मिरर, पोल इज द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, वही है हमारा पोल।
दैट्स इट। एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी से ही हम लोग सारी मेजरमेंट्स को करते हैं। तो ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, PA भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो कोई बोल दे व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब जैसे हमारा ये शीशा है, इसका एक पॉइंट ऊपर होगा, एक पॉइंट नीचे होगा। जैसे अगर प्लेन मिरर होता तो प्लेन मिरर का एक पॉइंट ऊपर होता, एक पॉइंट नीचे होता, हाँ या ना? ये वाली लेंथ, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर। जैसे मेरे पास शीशा है, तो शीशे का ये वाला लेंथ हमारे पास कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। इसको अगर आपको कोई बोले A और B, ठीक है, यहां पर आपका है A और B, तो AB लेंथ, जो ये वाला लेंथ है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, AB लेंथ अगर मैं यहां पर बात कर दूं, ठीक है, AB लेंथ, दिस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर, इसको डायामीटर भी बोलते हैं, डायामीटर ऑफ मिरर। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डायामीटर तो ये होगा, अपर्चर ये वाला लेंथ हमारे पास इसके बराबर थोड़ा ना होगा। ना ना ना, ये डायामीटर ऑफ दिस स्फीयर है, राइट? हमारे पास अगर इस स्फीयर की बात करूं तो ये डायामीटर है, और अगर इसकी बात करूं तो ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आएगा। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है, इसमें से अगर मैं इसका एक हिस्सा यहां से कट करूंगा तो कैसा क्रॉस सेक्शन आएगा? सर हमारा जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो सर्कुलर आएगा, है ना? तो अगर मैं इसकी इस वाले सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ये जो डायमीटर निकालूंगा, ये जो डायमीटर, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। क्लियर? तो कई किताबों में लिखा होता है अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द मिरर। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर डायमीटर तो ये था, वो स्फेरिकल सरफेस का डायमीटर है। जो शीशा होगा इसका एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आएगा, उसके इस डायमीटर को ही हम लोग अपना क्या कहते हैं? अपर्चर कह रहे होते हैं। क्लियर? सारे बच्चे थम्स अप करना, क्योंकि यहां पर 10वीं क्लास की बात, हाँ 10वीं क्लास की बात है, प्लीज सारे बच्चे थम्स अप करेंगे। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, ये 10वीं क्लास की बात है, इसमें बच्चे ज्ञानी ना बने, इसलिए मैंने कौन सा पोल दे दिया मेरे को यही नहीं पता है, थम्स अप आएगा या नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखो लिखो तब तक तुम, ठीक है? हाँ वोट वाला ही है, हाँ आ गया यहां पर, ठीक है। इसके बाद अब हमें बात करनी है फोकस। आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा कि फोकल लेंथ एंड फोकस हमारे पास वो क्या होता है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पैराएक्सियल रेस, ठीक है, एंड स्मॉल एपर्चर। हमारी आगे चल के जितनी भी डेरिवेशन होंगी, यहां मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको याद नहीं करनी है, मैग्निफिकेशन की याद नहीं करनी है, आपको याद करनी है लेंसेज की, ठीक है। लेंसेज वाले पार्ट की हमारी डेरिवेशन सिलेबस में है, वो हम लोग वहां पे डिराइव भी करेंगे। अभी रिजल्ट को याद करना है, ये 10वीं क्लास का पार्ट है, ठीक है हमारे पास। वेरी गुड, चलिए भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, वन इज कॉल्ड पैराएक्सियल रेस एंड मार्जिनल रेस, या पैराएक्सियल रेस, पहले इसी को समझ लो, ठीक है। पैराएक्सियल रेस ये हमारे सिलेबस का एक बहुत बड़ा मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। हमारी जितनी भी आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ाने जा रहा हूं, पूरी ऑप्टिक्स ये इन रेस के बारे में बात होगी। कहने का मतलब, अगर आप अपना कोई भी मिरर ले लें, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये है कॉनकेव मिरर, मेरे पास क्या है, ये एक कॉनकेव मिरर, तो इसका पोल और सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो सब प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट होगा तो उसपे से लाइट आ रही होंगी लाइक दिस, 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 बहुत सारी लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से एक शीशे पर। हाँ, तो पैराएक्सियल रेस क्या होती हैं? रेज विच आर वेरी क्लोज टू, रेज विच आर, लिखना है ये सब कुछ, विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पैराएक्सियल रेस। और जो दूर होती है उनको हम कहते हैं मार्जिनल रेस, ठीक है हमारे पास।
जो बिल्कुल क्लोज है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, इसमें ये वाली जो रेज होंगी, दिस आर कॉल्ड पैराएक्सियल रेज, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं, दीज आर कॉल्ड मार्जिनल रेस। मार्जिनल रेस, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं बेटा, दीज आर कॉल्ड मार्जिनल रेस। हमारी जितनी भी थ्योरी आप लोगों ने 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1, जो भी आप पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए है? हमारा पूरा सिलेबस इसी के लिए ही डिफाइंड है, पहली बता रहा हूं, ठीक है। क्यों किया गया है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन हमारे सिलेबस में अगर आप देखें तो हमारे सिलेबस में ओनली पैरेक्सियल रेस के बारे में ही है। मार्जिनल रेस की हमें कोई मतलब एनालिसिस है नहीं, दिस इज कॉल्ड एब्रेशंस। तो एडवांस के लिए हम लोग अलग से कर सकते हैं कि अगर मार्जिनल रेस होंगी तो क्या इंपैक्ट आएगा, बट अगर मैं बात बोलूं, हमारा सारा सिलेबस पैरेक्सियल रेस के बारे में है। मार्जिनल रेस वो है जो हमारे पास दूर है। बेनिफिट क्या है सर, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेनिफिट हमारे पास यहां पर क्या है, एक्चुअली में हमारे को जब हम, जिन बच्चों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ा होगा तो उन्होंने देखा होगा डेरिवेशन में tan आई, sin आई, cos आई, हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ती है। एक्चुअली में जितना एंगल हमारे पास, जरा ये देखना, इसका मैं एक बड़ा रूप बना रहा हूं, ये बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरे पास इस टाइप से एक मिरर था, ठीक है। जो भी रेज हमारे पास यहां पर आएंगी, जो भी रेज पैरेक्सियल रेज होंगी, बिल्कुल पास में होंगी, थोड़ा दूर बना देता हूं ऐसे, तो नॉर्मल कहां से बनाओगे सर? नॉर्मल तो सर हमेशा सेंटर से बनेगा, है ना। नॉर्मल हमारा हमेशा सेंटर से बनेगा ऐसे। जितनी रेज हमारे पास में होंगी, उनका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट विल बी वेरी स्मॉल। समझ पा रहे हो? जो रेज हमारे पास दूर आ रही है, जो हमारे पास रेज यहां से दूर से आ रही है, मार्जिनल रेज, अगर आप यहां पर उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस देखोगे तो वो बड़ा आएगा, राइट। एक्चुअली में पैरेक्सियल रेस लेने का बेनिफिट ये होता है बेटा कि हम लोग अपनी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस लगाएंगे आगे, जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो जितनी रेज पास में आएंगी तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल है, तो tan आई को आप आई लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने करा भी है ना डेरिवेशन, उनको याद आ रहा होगा कि हाँ यार टीचर कुछ tan आई निकालता था, फिर उसको एंगल आई लिख देता था, sin आई को आई लिख सकता था, यस, cos आई अगर एंगल छोटा है तो 1 लिख लेता था। तो ये हमें बेनिफिट मिलता है। तो हमारे बिल्कुल बेसिक वाली अगर हम लोग अपने रे ऑप्टिक्स की बात करें तो हम लोगों ने अपने इस चीज को, पैरेक्सियल रेस को इसलिए माना है क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी स्मॉल, hence small angle approximations are valid, hence small angle approximations आर वैलिड। ये हमें आसानी देता है। मार्जिनल रेस के लिए आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाओगे। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है? साइन ऑफ थीटा को हम लोग आगे चल के थीटा लिख लेंगे, कॉस ऑफ थीटा को हम लोग आगे चल के 1 लिख लेंगे, और टेन ऑफ थीटा को हम लोग आगे चल के थीटा लिख लेंगे। दीज आर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस। ये हमें मदद करेगा। इसलिए हमारी पूरी ऑप्टिक्स भले रिफ्रैक्शन की हो या रिफ्लेक्शन की हो, ये सारी की सारी पैरेक्सियल रेस के ऊपर ही है। मार्जिनल रेस हमें कहीं कंसीडर नहीं करनी। जब तुम कंसीडर करने लगते हो तो एब्रेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही एडवांस में ना ही मेंस में, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। कोई पूछ ले तो ऐसा कोई खतरनाक बात नहीं है। दूसरी चीज हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे जितने भी शीशे होंगे, बड़े बड़े शीशों को हमें डील नहीं करना है। ऐसा नहीं इतना बड़ा शीशा है, नहीं, हमारे शीशे बहुत छोटे होंगे जिनका एपर्चर छोटा होगा, ठीक है। हमारे पास अगर हम लोग देखें स्मॉल एपर्चर के मिरर्स एंड लेंस, स्मॉल एपर्चर मिरर एंड लेंस, ये आगे भी रहेगा बेटा। जितने भी हम लोग शीशे को यूज करेंगे, जितने भी हम लोग मिरर्स को यूज करेंगे, उन सभी का एपर्चर बहुत छोटा होगा। जिन्होंने आगे डेरिवेशंस करी होंगी उनको ये बात पता होगी कि टीचर ने ये भी करा था। सर एपर्चर छोटा होने से मतलब, मान लीजिए कि मेरे पास डायमीटर छोटा है, कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा है, ठीक है, और मेरे पास शीशा ऐसा है, तो जो आपका डायमीटर बनेगा वो तो बिल्कुल छोटा सा बनेगा,
हाँ, अगर डायमीटर छोटा है तो याद रखना हमारे पास इसका बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट क्या होगा? अच्छा, मैं आप लोगों की चैट ऑन कर रहा हूं। 10वीं क्लास में इतना तो पता होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ कहां से नापते थे सारे बच्चे? मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास अगर ये मिरर है, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सारे डिस्टेंस नापे कहां से जाते थे? बेटा प्लीज इधर उधर की बात मत करिए। हाँ सर, शीशा और मिरर तो सेम है ना? हाँ ऑब्वियस सी बात है, प्लेन मिरर बोलेंगे, स्फेरिकल में पोल से नापे जाते थे। अब बात ये है, जरा समझना, जो आप लोगों ने डेरिवेशंस करी होंगी ना, अगर आपका शीशा बड़ा है तो जो आप लोगों ने फॉर्मूला निकाला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये किसके लिए निकाला है? स्मॉल एपर्चर के लिए, क्योंकि जब शीशा छोटा होगा तो ये एक्स्ट्रा लेंथ कैलकुलेशन में दिक्कत देगा। अगर हमारा शीशा छोटा है, जैसे मान लो मेरे पास यहां पर शीशा छोटा है, तो एपर्चर छोटा होने की वजह से ये जो डिफरेंस आता है ये बहुत कम आता है। तो हमारे लिए बेनिफिट ये होता है, फॉर्मूला वी विल डिराइव, ठीक है, हैज लेंथ मेजर्ड फ्रॉम पोल। इसका जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो आपको बेनिफिट दिखाई देगा। अगर आपका बहुत बड़ा एपर्चर होगा ना बेटा, तो जैसे कोई भी लाइट आई यहां पर चली गई, तो आप जो ट्राइंगल्स बनाएंगे, जैसे मान लो आपने 10 आई लगाया तो परपेंडिकुलर ओवर बेस करा, तो एक्चुअली में क्या है कि ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस होगा यहां से नापा जाएगा। अगर शीशा कम हो, मतलब कम एपर्चर का है, तो आपका जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस टाइप से होगा तो आपका लेंथ पोल के पास पहुंचने लग जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बेटर हो जाती है। ठीक है, ध्यान सुनना, ये आपको डेरिवेशंस में ज्यादा इंपैक्ट होगा। लेकिन आपसे कोई पूछे कि हमारी जितनी भी रे ऑप्टिक्स आप पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आप पढ़ रहे हैं, उसमें दो मेजर कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन यह है कि हम सारी रेज पैरेक्सियल को कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस लगा सकते हैं, और जितने भी शीशे हैं हमारे बड़े बड़े शीशे नहीं है, छोटे छोटे शीशे हैं, थ्योरेटिकल, राइट, जिसका हमारे पास ये जो डायमीटर है ये बहुत छोटा है। उससे फायदा क्या होता है कि हमारा पोल ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पर आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा गैप नहीं होता है। तो आगे जब डेरिवेशंस करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एंड फोकल लेंथ, अब जरा ध्यान सुनना। फोकस हमारे पास क्या होता है, अगर आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा हो तो दिस इज हमारे पास बेसिकली r/2, एक ऐसा पॉइंट, अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास एक शीशा है इस प्रकार से, ये कौन सा शीशा होगा सर? ये वाला शीशा होगा हमारे पास कॉनकेव मिरर। पहले तो डिटेक्ट करना सीख लो भाई, क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे। ये होगा सर हमारे पास कॉनकेव मिरर। मैंने कहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस कैसा होगा सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड ही होगा, क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये रहा स्फेयर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, पोल यहां है, तो इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये आया। दिस इज अवर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखा जाए हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सी, पी एंड सी, ये तो रेडियस ऑफ द स्फेयर ही तो होगा, हाँ या ना? ये जो भी आपका स्फेयर था उसका रेडियस ही तो होगा। मैं यहां से रख करके स्फेयर बनाऊंगा तो ये वही स्फेयर तो बनेगा। यस, अब जो भी रेज हमारे पास आ रही है, मान लो अभी के लिए मैं दूर बना रहा हूं, लेकिन है हमारे पास पैरेक्सियल रेज ही, ठीक है। फोकस क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस about which light converge, about which parallel incident rays light, parallel IRs converge / diverge। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर कि अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज हमारे पास पैरेलल आ रही है, ये इंसिडेंट रेज हमारे पास क्या है? पैरेलल आ रही है, तो टकराने के बाद ये किस पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं? दैट इज अवर फोकस।
दोनों मिरर्स में फोकस क्या है, जैसे लाइट आएगी आएगी आएगी, टकराने के बाद हमारे पास जिस पॉइंट से पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसी को हम लोग कहते हैं अपना फोकस। स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी होता है, लाइट आती है टकरा करके इधर चली जाएगी तो उसको डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे, ये कन्वर्जिंग मिरर होगा। अभी देखना, तो अगर आप नोटिस करें, अब ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का यही ज्योमेट्री का कि सर किसी भी स्फेयर के लिए नॉर्मल बनाओगे, किसी भी स्फेयर के लिए नॉर्मल बनाओगे तो सेंटर से पास करेगा। मैंने कहा हाँ, तो ये ही आपका क्या है, नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका यहां पर अगर आई है तो लाइट हमारे पास आफ्टर रिफ्लेक्शन की अगर आप बात करें, लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस भी पॉइंट से पास करेगी, जिस भी पॉइंट से पास करेगी, इसी को हम लोग अपना क्या कहते हैं, फोकस। अब ये लेंथ होता कितना है जरा देखना, अगर मैं देखूं सीपी लेंथ कितना है, सर सीपी तो आर है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास आई होगा, ऑल्टरनेट अपोजिट, दोनों पैरेलल है, ठीक है, ऑल्टरनेट अपोजिट। और अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर ड्रॉप कर दूं, तो ये वाला लेंथ कितना, ये भी आर है ना बेटा, हाँ, तो ये कितना होगा सर r/2, ये परपेंडिकुलर है। तो जरा इस ट्राइंगल में जरा cos i लगाना, तो सर cos i होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज CF। तो CF कितना आएगा बेटा, सर दैट इज r/2 cos i। तो फोकल लेंथ कितना होता है, ध्यान सुनना, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये वाला जो लेंथ है ना बेटा, ये वाला जो आपका लेंथ है, दिस इज योर फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच में जो आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा है r/2 होता है। तो अगर मैं फोकल लेंथ fp की अगर मैं बात करूं, ये वाला लेंथ क्या होगा, मैं कह सकता हूं सर cp में से आप माइनस कर दो cf, मैंने कहा राइट, तो cp इज r माइनस r/2 cos i, ये होगा, ये है आपका फोकल लेंथ, ये होगा आपका फोकल लेंथ। अब 10वीं क्लास में ये वाला फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है सर हम लोगों ने, हाँ, फोकल लेंथ का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये r माइनस r/2 cos i। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं चाहता हूं कि आप ज्योमेट्री को थोड़ा सा होल्ड में रखिए। पैरेलल इंसिडेंट रेज जब भी रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां से पास करेंगे दैट इज फोकस, और फोकल लेंथ होता है ये वाला लेंथ, दिस इज योर फोकल लेंथ। तो अगर मेरे को ये निकालना है, ये टोटल लेंथ कितना है, r है, ये टोटल लेंथ कितना है, r है, मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से ड्रॉप करा, तो ये वाला लेंथ कितना होगा सर, r/2 होगा, क्योंकि टोटल लेंथ r है। मैंने कहा इस ट्राइंगल में cos i लगा दूं तो सर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो r/2 डिवाइडेड बाय CF, तो CF आ गया r/2 cos i। तो ये वाला लेंथ कितना होगा सर, रेडियस में से ये हटा दो तो r माइनस r/2 cos i। अब याद करिए, इन आवर सिलेबस ये वाला फॉर्मूला जेईई मेंस में आ चुका है, ठीक है। इन आवर सिलेबस हमारे पास स्मॉल एंगल्स होंगे, पैरेक्सियल रेज लिख रहा हूं सीधे, हमारे पास ये पैरेक्सियल रेज है, तो cos i को आप क्या मान सकते हैं, 1। अगर आप cos i को 1 रखेंगे तो फोकल लेंथ कितना आता है बेटा, सर फोकल लेंथ आता है r माइनस r/2, यही आपको 10वीं क्लास में पढ़ाया था r/2। ये हर एंगल के लिए नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशंस। बाद में जाकर के अगर आप अच्छे सवाल लगाओगे तो स्फेरिकल एब्रेशंस, जैसे जैसे रेज सेंटर के पास होंगी, जो रेज एक्सिस के पास होंगी, वो हमेशा एक ही पॉइंट से पास करेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका रेज दूर होते चली जाएंगी, इनका फोकस कहीं और हो जाएगा, तो एक रीजन बन जाता है फोकस का। इसमें जो इमेज शार्प बननी चाहिए थी वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड टाइप की हो जाती है, इसको कहते हैं हम लोग एब्रेशंस। क्योंकि पैरेक्सियल रेज के लिए, सारी पैरेक्सियल रेज की अगर मैं रेंज की बात करूं, उनके लिए मैं ये अप्रोक्सीमेशन मान सकता हूं, cos i को 1 ले सकता हूं, तो हमारा फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगा, r/2 आएगा।
लेकिन जैसे जैसे आप प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चले जाते हो तो दूर जाने में क्या होगा, अब आप इसको कॉस आई को 1 नहीं मान पाओगे, और अगर आप 1 नहीं मान पा रहे दैट मीन फोकल लेंथ अलग अलग आएगा, इस रे का फोकल लेंथ अलग होगा, इस रे का फोकल लेंथ अलग होगा, तो यहां पर फोकल लेंथ एक रीजन में बन जाता है। इसकी वजह से जो इमेज बननी चाहिए थी फोकस पर वो अब तो इस पूरे रीजन में बनेगी, तो हमारे पास इमेज डिस्टॉर्ट कर जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं अपना, अगर बोला जाए इसी को हम लोग कहते हैं अपना एब्रेशन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? प्लीज इसको लिखते चलेंगे, एक भी चीज छोड़िएगा मत। यस यस। तो फोकल लेंथ का जनरल फॉर्मूला क्या काम का है? बिल्कुल काम का है। ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास काम का है, लेकिन अगर हम लोग देखें हम लोगों को जरूरत r/2 वाले की पड़ेगी, हमारे सिलेबस में भी 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी। क्लियर? वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम्स। सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, वेरी गुड। रे डायग्राम्स सर 10वीं क्लास में हमें रे डायग्राम्स भी पढ़ाए गए थे, वो भी हमें करने हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, रूल्स आपको पता होने चाहिए। सर ये बनाने हैं, बनाते चलो। रूल्स फॉर रे डायग्राम्स। अगर मान लीजिए मेरे पास कॉनकेव मिरर है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये कोई आपसे लिखवाएगा नहीं राइट 2 रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑन कॉनकेव मिरर, नहीं, ये हमें जरूरत पड़ सकती है। अगर ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान सुनना, अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है तो जरा नोटिस करना, इसका सेंटर पोल कहां होगा? सर पोल ये रहा। मैंने कहा बहुत सही। इसका सेंटर कहां होगा? तो आपको क्या करना है? सर सर्कल तो ऐसा बन रहा है, स्फेयर तो ऐसा बन रहा है। मैंने कहा हाँ, तो सर सेंटर यहां कहीं होगा, तो ये है सेंटर। मैंने कहा बहुत सही। फोकस कहां होगा? सर इन दोनों के बिल्कुल बीच में आपको फोकस मिलेगा, मिड पॉइंट। क्योंकि हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं? पैरेक्सियल रेस को कंसीडर कर रहे हैं, उसी के लिए फोकल लेंथ आता है r/2। याद रखना हमारे पास फॉर पैरेक्सियल रेस की अगर मैं बात करूं, पैरेक्सियल रेस, तो हमारे पास जो फोकल लेंथ आ रहा था f दैट इज इक्वल टू r/2। ठीक है, अब हमारे पास रूल्स क्या क्या है, अब ये काम आएगा एडवांस के उसमें, तुम देखना जरा एक बार। ठीक है, कोई भी रे अगर हमारे पास पहले पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। समझ रहे हो मैंने क्या रूल बताया? पहला कि अगर कोई भी रे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? हमारे पास फोकस से। दूसरा रूल इसका उल्टा है, अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है, कोई रे हमारे पास फोकस से पास कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर पहले फोकस से पास कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरा रूल ये है। तीसरा रूल क्या है? कोई भी रे अगर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे पास आकर के हिट कर रही है, तो वो लाइट जैसे गई थी वैसे के वैसे वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि दिस इज योर नॉर्मल इंसिडेंस। यही लाइट एक्चुअली में हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंस का है। क्योंकि एक स्फेयर के लिए बेटा अगर आप रेडियस बात करें तो रेडियस इज नॉर्मल, है ना? तो कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर शीशे पर जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहां 0 होगा, लाइट वैसी ही चली जाएगी। ये बहुत काम आएगा हमें। दूसरा हमारे पास, या लास्ट अगर मैं बात करूं, कोई भी लाइट रे अगर पोल पर जाकर के हिट कर रही है, जितना भी एंगल बनाएगी उतने ही एंगल से चली जाएगी। सर ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा तू दिमाग लगा, यहां पर हिट हुआ तो ये वाली लाइन भी तो नॉर्मल हुई ना भाई, ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना एंगल यहां होगा उतना ही एंगल यहां होगा, वैसी लाइट हमारे पास चली जाती है। तो रूल आपको क्लियर हो गए। रूल नंबर 1 क्या है? अगर लाइट पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है कि सर लाइट अगर फोकस से जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके हिट कर रही है, उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। और रूल नंबर हमारे पास 4, यहां पर रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है कि कोई भी लाइट अगर पोल पर हिट कर रही है तो जितना भी एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी उतने ही एंगल से वो वापस यहां पर चली जाएगी।
अगर आप नोटिस करें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपना कन्वर्जिंग मिरर। कई जगह पर ये भी आपको मिलेगा, दिस इज अवर कन्वर्जिंग मिरर। क्यों सर? मैंने कहा क्योंकि अगर इस शीशे के ऊपर, इस शीशे के ऊपर कभी भी लाइट आएगी पैरेलल, तो बाय लॉस हमारे पास ये किस पॉइंट से पास करेगी, ऐसे पास करेगी, फोकस से। तो ये सारी की सारी लाइट आकर के एक पॉइंट पर मर्ज हो रही है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। जरा इस वाले मिरर को जरा देखना, दूसरा वाला भी तो था, है ना? ये वाला जो शीशा है अगर हम लोग देखें तो दिस इज अवर डाइवर्जिंग मिरर। उसका भी रीजन अभी आपको सारा समझ आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अपना कॉन्वेक्स लेंस, वो कॉन्वेक्स मिरर, बल्जिंग आउट। रे डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव यहीं से समझ आएगा। अगर मैं बोलूं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, कई बच्चे कहते हैं सर इधर होगा, रट के बैठे हैं गधे कहीं के। अरे भाई एक स्फेयर से निकाला है तो ये इसका स्फेयर होगा ना, जिसमें से तूने शीशा निकाला है, उसका सेंटर कहां होगा सर, ये रहा। तो पोल कहां होगा सर, ये रहा, ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा इनके बिल्कुल बीच में अपना फोकस होगा क्या, हाँ सर, क्योंकि हम पेरेक्सियल रेस को कंसीडर कर रहे हैं, फोकस हमेशा बीच में ही मिलेगा, r/2 पर ही हमें यहां पर मिल रहा होगा। अब जरा देखना इसके, अब हम लोग इसमें भी वही रूल्स लगेंगे। कोई भी रे अगर हमारे पास पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई बच्चा कहता है सर इधर नहीं होगा ऑब्जेक्ट, कैसी बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है? जब शीशे के सामने खड़ा होगा तभी तो तेरे को शक्ल दिखाई देगी, शीशे के पीछे थोड़ा शक्ल दिखाई देगी, गधे इंसान। अगर हमारे पर रेज आ रही है तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि ये फोकस से पास होते हुए लगे, कुछ ऐसे। मतलब हमारे पास जो भी रेज यहां पर आ रही होंगी वो पैरेलल रेज आफ्टर पासिंग, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। ठीक है, अगर कोई भी रे हमारे पास फोकस की तरफ से कुछ ऐसे आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है ऐसे, अगर नोटिस करना, कोई भी रे अगर हमारे पास पहले ही फोकस की तरफ आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी सर, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। सेम रूल लगता है यहां पर। ठीक है, हमारे पास कोई भी रे जो पोल पर आ रहा है, कोई भी रे अगर हमारे पास पोल पर कोई एंगल बनाएगा तो ये उतना ही एंगल बना करके यहां से ऐसे चली जाएगी, खत्म। और कोई भी रे अगर आप यहां पर नोटिस करें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही होगी लाइक दिस, कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रही होगी, ठीक है, लाइक दिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारे पास वापस चली जाएगी। सेम रूल यहां पे भी लगते हैं, सेम रूल यहां पर भी लगते हैं। ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, इसको हम लोग अपना डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि सर जो भी लाइट इस शीशे पर हमारे पास आती है, पैरेलल लाइट अगर हमारे पास आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे हो गई, 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 तो ये डाइवर्ज कर रही है, इसलिए हम लोग इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब ये 10वीं क्लास की छोटी छोटी चीजें हैं ना, सारे बच्चे इसको लिखिए। यस यस, आराम से बना लीजिए इनको। कन्वर्जिंग मिरर्स भी आपको हो सकता है कई जगह सवालों में मिल जाए, और हो सकता है हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर भी हमारे पास कहीं जगह पर सवालों में बोला जाए। क्लियर? यस। अब एक टर्म और ऊपर चलते हैं। ठीक है, हमारे पास रे डायग्राम्स आप लोगों को एक ही साथ मैं बताऊंगा, ठीक है, उसको जरा ध्यान से देखना। हमारे पास क्लियर? अब जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनना, दो टर्म्स बहुत आते हैं, रियल और वर्चुअल तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन इनलार्ज्ड एंड डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट, ये चार टर्म्स बेसिकली हमें समझने हैं, क्योंकि अब रे डायग्राम्स में ये चीज आती है, मैग्नीफाइड इमेज होना, रियल होना, वर्चुअल होना। तो दोबारा से अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये रे डायग्राम्स में हमें जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, कुछ टर्म्स है, वन इज कॉल्ड हमारे पास इनलार्ज्ड या पहले इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये टर्म्स आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि इरेक्ट इमेज बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी, डिमिनिश्ड बनी, मैग्नीफाइड बनी। ये टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ये टर्म्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान सुनना। इरेक्ट एंड इन्वर्टेड ये एक टर्म है हमारे लिए, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड। मैग्नीफाइड, सर ये लिखना है, सब कुछ लिखना है भाई, मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। और रियल और वर्चुअल तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं यहां रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। हमारे पास रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल, तो ये चीज हम लोगों ने बात कर ली है। रियल में रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी रियल हो सकता है और इमेज भी रियल हो सकती है, ठीक है। मतलब रियल इंटरसेक्शन होना चाहिए। और वर्चुअल का केस क्या होता था सर? वर्चुअल में ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है, सवाल करेंगे, और इमेज भी वर्चुअल हमारे पास हो सकती है। सर वर्चुअल कहने का मतलब जब जबरदस्ती आप इंटरसेक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, जरा ध्यान समझना। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है, मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है? ऐसा, ये है ए, ये है बी, राइट। या उल्टा ले लो, खोपड़ी एक इंसान की, जरा ध्यान सुनना, एक है ए, एक है बी, राइट। मतलब मैं अगर शीशे के सामने खड़ा हूं, मेरी शक्ल के सामने शक्ल बने, पांव के सामने पांव बने, उल्टी ना बने कि भाई मैं अगर किसी शीशे के सामने खड़ा हूं तो मेरे सामने पांव आ रहे हैं और शक्ल नीचे जा रही है, दैट इज इन्वर्टेड इमेज। मतलब मान लीजिए पेन है, इसकी इमेज बिल्कुल ऐसे बने, ना कि ऐसे। तो इरेक्ट इमेज, अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इमेज अगर आप देखें इसकी कैसे हो, अगर आप देखें तो हमारे पास जब ए ऊपर है तो ए डैश भी ऊपर हो और बी डैश इस तरीके से हो, या फिर ऐसे बने ए डैश एंड बी डैश, समझ रहे हो? इरेक्ट इमेज हमारे पास हम लोग क्या बोलेंगे? एक ऐसी इमेज ए के सामने ए डैश हो, बी के सामने बी डैश हो, दिस इज योर इरेक्ट इमेज, दिस इज योर इरेक्ट। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। अब इसमें जो हाइट का रेशियो है, मतलब हाइट के बारे में बात कर रहे हो, तो मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड है। इरेक्ट मतलब हेड के सामने हेड हो, टेल के सामने टेल हो, बेसिकली इरेक्ट ये है। और अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से, यहां ए था, यहां बी था। अब इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या होता है कि इमेज ऐसे बने कि ए के सामने बी डैश आ रहा हो, इसकी इमेज, और ए डैश ऐसे आ रहा हो। छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है इमेज, राइट, इस तरीके से। तो अब ये मत बोलना कि सर ये तो हाइट बढ़ गई, तो वो मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड की बात करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। मतलब हेड के सामने हेड ना हो तो इन्वर्टेड। अब कई बच्चे ना गधे होते हैं, जरूरी थोड़ा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसा ही हो। अगर मान लो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है और इसकी इमेज ऐसे बन गई, अब मैं पूछूं भाई इमेज कैसी है, बच्चे बोल देंगे इन्वर्टेड है। आप में से भी बोल देंगे, चैट ऑन करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट कैसा था? ऐसा, ठीक है, और इमेज है ऐसी, किसी मिरर के सामने बन गई। अब कोई बच्चा मैं पूछ लूं कि भाई ये हमारे पास इरेक्ट है या इन्वर्टेड इमेज है, तो बच्चा बोलेगा कि सर इन्वर्टेड है। क्यों? क्योंकि सर उल्टी। अबे गधा है क्या भाई? अगर ये हेड है तो हेड के सामने हेड है, टेल के सामने टेल है, भाई ये इरेक्ट इमेज है। तो प्लीज ऐसे मत रखना इन्वर्टेड हमारे पास उल्टा होता है, नीचे की साइड वाली इन्वर्टेड, ये कहीं नहीं पढ़ाया मैंने तेरे को। ए के सामने ए डैश अगर है और बी के सामने अगर बी डैश है, तो सीधी सी बात है ये इरेक्ट इमेज है। इसको मैं यहां लिख देता हूं। कुछ उल्टे गधे होते हैं हमारे पास, ए के सामने ए डैश होना और बी के सामने बी डैश होना, दिस इज योर इरेक्ट इमेज। और इन्वर्टेड इमेज क्या है? ए के सामने बी डैश होना और बी के सामने ए डैश होना, इसको हम लोग कहते हैं अपना इन्वर्टेड इमेज। साइज हमारे पास ज्यादा हो सकता है, उसको इनलार्ज्ड बोलेंगे। साइज छोटा हो जाएगा इमेज का, डिमिनिश बोल देंगे, ठीक है। तो ये मत करना कि उल्टी इमेज है हमारे पास, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाता है।
क्लियर? मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड, अगर हमारे पास साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर गया तो उसको मैग्नीफाइड और इनलार्ज्ड भी बोलेंगे, और डिमिनिश मतलब साइज हमारे पास डिक्रीज कर गया तो बेसिकली डिमिनिश्ड बोलेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास एक है ऑब्जेक्ट लाइक दिस ए एंड बी, राइट? अब इसकी इमेज के ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखना। हो सकता है इसकी इमेज ऐसे बन जाए, हो सकता है इसकी इमेज ऐसे बन जाए, हो सकता है इसकी इमेज ऐसे हो या ऐसे हो, कोई से भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसको बोलूंगा इरेक्ट। क्यों? हेड के सामने हेड है, टेल के सामने टेल है, इरेक्ट प्लस डिमिनिश्ड, इसके लिए टर्म ये बोलूंगा। समझ रहे हो? हेड के सामने हेड है, टेल के सामने टेल, तो इरेक्ट इमेज हो गई, और हाइट कम हो गई तो डिमिनिश्ड। सर इसकी अगर बात करें तो मैंने कहा हेड के सामने हेड है, टेल के सामने टेल है, तो ये भी इरेक्ट होगा, बट ये हाइट इंक्रीज कर गई है तो इनलार्ज्ड वर्ड बोलेंगे। यस सर, हेड के सामने टेल है, टेल के सामने हेड है, इसको यहां बना लेना, कि कहेंगे सर उसके सामने कहां है। अबे ऑप्शंस दे रहा हूं, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये। तो हेड के सामने सर टेल है, टेल के सामने हेड है, तो ये इन्वर्टेड इमेज है, ये हमारे पास इन्वर्टेड इमेज है, और साइज हमारे पास कम हो गया है तो डिमिनिश्ड हम लोग बोलेंगे। ठीक है? और हेड के सामने टेल है, टेल के सामने हेड है, तो इन्वर्टेड ही बोलेंगे, एंड हमारे पास इनलार्ज्ड, क्योंकि साइज हमारे पास इमेज का ज्यादा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इनलार्ज्ड। ये टर्म्स एक बार बता रहा हूं, ये सेम चीजें लेंसेज में भी हमारे पास एप्लीकेबल होंगी, तो प्लीज रायता मत फैलाना। ठीक है? तो इरेक्ट एंड इन्वर्टेड आपको ये बात समझ आ गई है, मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड आपको ये बात आई होप समझ आ गई होगी। सारे बच्चे ये बता दीजिए, यस और नो, यस और नो, क्लियर? और ये वर्चुअल और रियल का हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है भाई, अगर इनलार्ज और डिमिनिश की बात कर रहे हैं तो हाइट को देखना है, और इरेक्ट एंड इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं तो हेड के सामने हेड या टेल के सामने टेल, ये सब देखना है। क्लियर? आइए अब जरा यहां पर ध्यान समझना, मैं एक यहां पर आपको रे डायग्राम का एक टेबल दे रहा हूं। ठीक है? ये रे डायग्राम का टेबल है, ये आपका होमवर्क रहेगा फिल करने का। ठीक है? ये आपका होमवर्क रहेगा, फिल करके अगली क्लास में आना है। जरा देखना, सिमुलेशन से हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है? हम लोग इसको सिमुलेशन से सीखेंगे। अब ये 10वीं क्लास का पता है, अब बात है कि सर इसको छोड़ दो, मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप देखना कि हमारे जेई के सवालों में ये छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, तो 10वीं वाली चीजों को भी हमें पढ़ के ही चलना पड़ेगा आगे, अब हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है? हाँ, तो अब मैं आपकी यहां पर चैट रोक रहा हूं, जो हमारे काम की चीज होगी वो मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, लेकिन अब आपको ये किताबों में भी मिल जाता है कि मान लीजिए हमारे पास ये रहा शीशा, अब ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है? ऑब्जेक्ट को चेंज करूंगा तो रे डायग्राम आपको बनाने होते हैं, तो आपको सबसे पहला होता है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ठीक है, पहला कौन सा मिरर है हमारे पास? कॉनकेव मिरर है। ठीक है? क्योंकि शीशा ऐसा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा है, तो अगर आप नोटिस करेंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम से पता होने चाहिए भाई, सवालों में यूज होएगा, देखना तुम। कॉनकेव मिरर का अगर मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो इमेज कहां पर बनेगी? क्योंकि रे डायग्राम में तो लिमिटेशन है, इससे और दूर नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे अगर ऑब्जेक्ट दूर होगा तो इमेज कहां पर होती है? फोकस पर होती है। ठीक है? तो इमेज एट, मैं बस ये बता रहा हूं, इमेज एट फोकस। ठीक है? रे डायग्राम आपको बनाना हो आप बना सकते हैं कि ये लाइट ऐसे आएगी और ये हमारे पास फोकस से पास कर जाएगी, इमेज एट फोकस। आप यहां पे कहेंगे हमारे पास डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, छोटी इमेज बनेगी। यस, और ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट हमारे पास, अब मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं, ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा था, इमेज हेड ऊपर है, इसकी हेड नीचे है, तो जब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इंफिनिटी पर होगा तो फोकस पर हमारे पास इमेज जाएगी, इन्वर्टेड इमेज हमारे पास बनेगी। राइट? तो डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है,
ठीक है, हमारे पास एन इमेज एट फोकस है हमारे पास। ये बस यही आपको करना है। अगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जरा देखना, अब ये आपको भर लेने हैं, ठीक है। हमारे पास अगर ये जो आप नोटिस कर पा रहे हो, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो इमेज कहां बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है। ये ऑब्जेक्ट था, इमेज उल्टी बनी, इन्वर्टेड बनी और डिमिनिश्ड। इसकी अगर आप हाइट देखें, ये है तो इसकी हाइट कम आ रही है। सर इसको कम कर लो, तो मैंने कहा इसको और कम हो जाएगी। तुम देखो ये ऑलमोस्ट 2 डब्बे हो गए इसके, 2 डब्बे की हाइट है तो इसकी हाइट 1 डब्बे से थोड़ी सी ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं डिमिनिश्ड बनेगी, इन्वर्टेड होगी और रियल इमेज बनेगी। यहां पर भी आप देख लेना रियल इमेज, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है तो हमारे पास रियल इमेज यहां पर बनेगी। ठीक है, रियल इमेज हमारे पास यहां पर बनेगी। अब मैं ऑब्जेक्ट को यहां से लाते लाते सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ले गया, तो आप लोगों को पता होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। जो भी रेज जा रही हैं वो फोकस से पास होंगी, ये फोकस से जा रही थी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्शन ये आएगा। तो अगर इमेज हमारे पास सेंटर, ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां पर बनती है, एट सी ओनली। नोटिस करना रियल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट रेस का, हाँ, तो आर का रियल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज लिखते हुए चलते हैं यार, या फिर चलो आप लोग लिख करके लाना अगली क्लास में, ठीक है, अभी समझा देता हूं। रियल इमेज बन रही है, हाँ, इन्वर्टेड बन रही है। सर ऐसी ऑब्जेक्ट थी, इमेज ऐसे हो रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और सर सेम हाइट की हमारे पास बन रही है तो सेम साइज बोलेंगे। क्लियर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोटिस करना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को, इस वाले ऑब्जेक्ट को कहां पर लेकर के जा रहा हूं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहां है, बियॉन्ड सी। इमेज कहां आ गई, बियॉन्ड सी। रियल इमेज है, हाँ, इन्वर्टेड इमेज है, हाँ, और इनलार्ज्ड है। ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज बहुत बड़ी है, इनलार्ज्ड है। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को बेटा फोकस पर ले जाऊंगा तो आप ये नोटिस करना, ये दोनों रेस पैरेलल हो गई। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वापस चली जाएगी, एक जो पैरेलल आ रही थी फोकस से पास हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। इमेज कहां चली जाएगी, एट इंफिनिटी। फोकस से जैसे ही मैं इसको इस साइड लाऊंगा, अब जरा देखो रेस कहां जा रही है, इधर मीट हो रही है, तो इमेज कहां पर होगी, इधर होगी। अभी क्या था, इस वाले पॉइंट पर अगर आप नोटिस करें, इस वाले पॉइंट पर ये पैरेलल है, मीट यहां करेंगी, वहां नहीं करेंगी ये रेस। लेकिन जैसे ही मैं हल्का सा फोकस से आगे कर दूंगा तो रेज अब एंगल पर आ गई तो मीट यहां करेंगी। यहां ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, डाइवर्ज कर रही है, इधर मीट नहीं हो सकता, अब मीट इधर होगा। तो याद करिए 10वीं क्लास में बताया होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल क्या होता था, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेस कौन सी है, सर ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो इनका इंटरसेक्शन आपको कहां पर मिल रहा है बेटा, जरा ये देखना, इनका इंटरसेक्शन सर यहां मिल रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, यस। तो वर्चुअल इमेज आ रही है, यस। देखना इरेक्ट इमेज आ रही है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इमेज ऐसा आ रहा है, इरेक्ट इमेज है, इनलार्ज्ड इमेज है, बिहाइंड द मिरर है। कोई बच्चा बोलता है सर एट एफ बनेगा, एट सी बनेगा, अबे यहां सी तो होता ही नहीं है, पागल वागल है क्या। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होते, इधर कोई सी नहीं, कोई एफ नहीं, कुछ नहीं, एट f/2 f/3 कुछ नहीं, ये सीधे बिहाइंड द मिरर हमारे पास इमेज बनती है। तो ये रे डायग्राम्स आप लोगों को पता होगा। हमें क्या चीज यहां पर काम वाली, ये प्लीज आप लोग बनाना, अगली क्लास में मैं आपको लिख करके भी दे दूंगा, ठीक है। जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए क्या है, हमें 10वीं क्लास का ये रे डायग्राम तो पता तो होना ही चाहिए, लेकिन 12वीं क्लास के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है। पहली बात हमारे लिए अगर हम लोग नोटिस करें, एट सी इमेज, ये काम का पॉइंट है, एट सी इमेज इज ऑफ सेम साइज, एक ही जगह पर वो सेम साइज की इमेज बना रहा है और कहीं नहीं बना रहा है, हमेशा या तो इनलार्ज्ड है या तो डिमिनिश्ड है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास इमेज इज ऑफ सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, सिर्फ एक ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास इमेज वर्चुअल, ठीक है, अब इंग्लिश में लिख देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज
बिटवीन एफ फोकस एंड पोल, देन ओनली इमेज आपकी क्या आ रही है, वर्चुअल आ रही है। इसका और कोई केस नहीं है। कॉनकेव मिरर आपसे बोला जाए कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा, समझ जाना ऑब्जेक्ट कहां है। ये सवाल में ऐसे बोल देंगे कि ये कॉनकेव मिरर था, एक बंदा उस कॉनकेव मिरर के सामने है, तो एक वर्चुअल इमेज बनी, इरेक्ट इमेज बनी। नोटिस करना सिर्फ इसी केस में एक तो वर्चुअल इमेज बन रही है और प्लस इरेक्ट इमेज बन रही है, और कोई केस ही नहीं है। ऐसा और कोई भी केस नहीं है। जरा नोटिस करना हमारे पास, जरा यहां पर नोटिस करना, इस केस में इन्वर्टेड इमेज है, 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 इन्वर्टेड इमेज, हमेशा इन्वर्टेड है। बस जैसे ही इसके पास आएगी, जैसे ही इसके पास आएगा तभी हमारे पास इरेक्ट इमेज है और वर्चुअल इमेज है। तो सिर्फ एक ही केस है फोकस और पोल का, जहां पर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है। अदरवाइज कॉनकेव मिरर ऑलवेज, अदरवाइज कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। क्लियर? हमेशा। दूसरी चीज, हमारा वेलोसिटी मैग्निफिकेशन का एक कंसेप्ट आएगा, याद रखना, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के उल्टा चलती है। इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के उल्टा चलती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास वेलोसिटी मैग्निफिकेशंस के सवाल आएंगे। मतलब नोटिस करना, अगर मेरा ऑब्जेक्ट बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा ना, इमेज रियल हो या वर्चुअल, हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगी। दोबारा बोल रहा हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को थ्रू आउट धीरे धीरे करके पॉजिटिव 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 हमेशा पॉजिटिव ले जाऊंगा। इमेज रियल हो या वर्चुअल हो, हमेशा उल्टा चलती है। नोटिस करना, लेंसेज में उल्टा आएगा मेरा। ये तुम्हें इस पर नजर रखनी है। अगर मैं देखूं तो इमेज नेगेटिव साइड आ रही है, 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 नेगेटिव साइड, नेगेटिव 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 और नेगेटिव इंफिनिटी पर चली गई। अब सर उधर तो पॉजिटिव में आ गया। अभी देख, यहां पर हमारे पास फिर नेगेटिव 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 नेगेटिव। हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के उल्टा चलती है, भले ही रियल हो, रियल स्लैश वर्चुअल इमेज हो। भले ही रियल स्लैश वर्चुअल इमेज हो हमारे पास। तो कॉनकेव मिरर के लिए ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक ये वेलोसिटी मैग्निफिकेशन हमेशा देखना, अगर ऑब्जेक्ट आई कैप में होगा, इमेज हमेशा माइनस आई कैप में होनी चाहिए। क्लियर? अब दूसरा है हमारे पास शीशा, कॉन्वेक्स वाला भी तो हो सकता है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर आप देखें लाइट जा रही है, रिफ्लेक्ट करके चली गई, तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डीओ मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ भी रख सकते हो आप, कहीं पर भी आप अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। नोटिस करना, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इमेज कहां जा रही है, फोकस पर जा रही है, राइट? अब मैं इससे ज्यादा दूर नहीं कर सकता, जितना आप पास रखोगे इमेज यहां है, जैसे जैसे मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो इमेज कहां जा रही है, फोकस पर जा रही है। तो डिमिनिश्ड, जबरदस्ती आपको इमेज बनानी पड़ रही है, वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट इमेज होती है। आप रे डायग्राम से देख पा रहे होंगे, ये भी लिखवा देता हूं, नहीं तो बाद में गधे बोलते हैं। वर्चुअल इमेज जो आपकी आ रही है, ये हमेशा ऑलवेज आपकी इरेक्ट इमेज आ रही है, और रियल इमेज जब भी आपकी बन रही है, ये आपकी हमेशा इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ये रे डायग्राम से हम लोगों ने नोटिस किया है ना। अगर आप नोटिस करें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो रेज आकर के टकरा करके चली गई, इनका रिफ्लेक्शन आरआर का इंटरसेक्शन कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। अगर आप नोटिस करें, हमारे पास जबरदस्ती इंटरसेक्शन कर रहा हूं, तो कौन सी इमेज हुई, वर्चुअल इमेज हुई। वर्चुअल इमेज हमेशा हमारे पास क्या है, इरेक्ट इमेज है। आपका ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही रहती है। कहीं पर भी हो, पोल और फोकस के बीच में ही रहेगा। और नोटिस करना डायरेक्शन, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा, इमेज देखना किस डायरेक्शन में चलेगी,
सर आप नेगेटिव में ले जा रहे हो, इमेज तो पॉजिटिव में चल रही है। मैंने कहा हाँ, और अब मैं पॉजिटिव में ले जाऊंगा, इमेज देखना। सर आप पॉजिटिव में ले जा रहे हो तो इमेज हमारे पास नेगेटिव में जा रही है, राइट। तो याद रखना हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास इमेज हमारे पास बिटवीन O एंड F, हमारे पास वो पोल एंड फोकस के बीच में रहेगी। हमारे पास हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल रहेगी। अब इसी के ऊपर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, ये 10वीं क्लास का पार्ट था, इसी के ऊपर एक सवाल आ जाता है, कैन कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म रियल इमेज। अब रे डायग्राम्स में तो हमें नहीं बताया गया है ना, रियल इमेज कहां आ रही है। अगर आप नोटिस करें हमारी रियल इमेज तो आई नहीं रही है। सर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से होकर के शीशे के कहीं पर भी आ जाए, हमेशा जबरदस्ती बनानी पड़ रही है, राइट। रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बन रही है, राइट। कैन कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म रियल इमेज। याद रखना, अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपकी हमेशा वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। लेकिन अगर मान लो कि जरूरी थोड़ा है कि हमारे पास 10वीं क्लास तक ऑब्जेक्ट रियल होते थे, पेन का ही इमेज बनाओगे, अब तो हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करनी है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास हमेशा ऑब्जेक्ट रियल ही होगा। जरा ये देखना, मान लो मेरे पास लाइट रेस कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ ऐसा आया, हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट ये IR से है, हाँ, तो इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन क्या देगा सर, ऑब्जेक्ट देगा। मैंने कहा ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है, सर ये तो वर्चुअल है, ये हमारे पास वर्चुअल है। मैंने कहा आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेस ऐसे चली गई। जरा ये देखना, ये क्या है, RRs, और तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इमेज। तो क्या ये रियल है या वर्चुअल है, सर ये रियल है, यस, रियल इंटरसेक्शन। तो अब ओवरऑल समरी क्या है, जरा ध्यान समझिए रे डायग्राम्स का। कॉनकेव मिरर पे भी अभी जितने भी आपने रे डायग्राम्स पढ़े हैं वो किसके पढ़े हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स के पढ़े हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के भी केसेस हो सकते हैं। अब कोई बच्चा बोले सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे, अबे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सकता है। मेरे पास एक शीशा ये है, एक शीशा ये, इधर ये देखिए कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, इस पे लाइट गई और इस पर लाइट ऐसे आ गई, मिलनी चाहिए थी यहां पर, लेकिन क्या ये रेज मिल पा रही है, नहीं, उससे पहले कॉन्वेक्स मिरर आ गया, हो सकता है ये रिफ्लेक्ट कर दे, और यहां से भी रेज आई ऐसे और ऐसे जानी चाहिए थी, यहां बन गई हमारे पास इमेज। तो क्या जरूरी है कि हमारे पास ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, नहीं, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है। 10वीं क्लास तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केसेस नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास बनाए जाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से उन टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछ ले, ध्यान सुनना, कि क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है, तो बच्चे रे डायग्राम याद करेंगे, कोई भी केस नहीं होता था, नहीं, कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, हो सकता है जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो हमारे पास। लेकिन क्या रियल ऑब्जेक्ट के लिए कभी रियल इमेज बनाएगा, ये नहीं, ये तो हम लोगों ने रे डायग्राम से सीखा ही है। इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के उल्टा चलती है, भले ही वो रियल हो या वर्चुअल इमेज हो, भले ही वो कॉन्वेक्स मिरर हो, भले ही वो कॉन्वेक्स हो स्लैश कॉनकेव हो, कोई सा भी मिरर हो, ध्यान सुनना, कोई सा भी मिरर हो, कैसी भी इमेज हो, ऑब्जेक्ट अगर प्लस में जा रहा है इमेज माइनस में जाएगी, कैसे भी शीशे के लिए, कैसी भी इमेज के लिए। क्लियर है क्या, सारे पॉइंट्स, यस और नो, सारे बच्चे यस और नो, हाँ या ना, हाँ, यस। अच्छा एक बात बताओ,
क्या आप लोगों को 10वीं क्लास में ये बताया कि रियल इमेज हमेशा आपको एक स्क्रीन पर मिलती है, इमेज वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलती है? कुछ ऐसा भी पढ़ाया क्या? कोई एक बच्चा बोला अभी? सारे बच्चे एक बात बताओ, क्या आपको ये भी बता दिया गया है क्या कि रियल इमेज के लिए स्क्रीन चाहिए होती है? रियल इमेज आप तभी देख पाओगे जब हमारे पास स्क्रीन होती है, और वर्चुअल इमेज आपको स्क्रीन की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसा भी पढ़ाया गया है क्या आपको? एक बच्चा बोला अभी। हाँ, चलो कल मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, ठीक है? कल मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। फिर ये गलत है, इसीलिए मैंने ऐसा, ये इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? ये गलत है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मैं आपको कल एक्सपेरिमेंट वीडियो में करके वीडियो में दिखा दूंगा। आप देखना कि रियल इमेज हमारे पास जरूरी नहीं है स्क्रीन चाहिए हो, हमें हवा में भी दिख सकती है, ठीक है? ये दिखाऊंगा मैं आपको। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को अपना रे डायग्राम्स पूरा लिख करके आना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मिरर फॉर्मूला, जो आप लोगों को पता भी है, और मैग्निफिकेशंस, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो कल की क्लास में हम लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो कल की क्लास में हम लोगों के क्वेश्चन, ये कॉन्वेक्स मिरर का भी आप प्लीज, ये मैं टेबल दे रहा हूं बेटा, बना लेना, ठीक है? ये आप लोग प्लीज फिल कर लेना, मैं कल लिख करके ले आऊंगा, ठीक है? और मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशंस पर हम लोग जाएंगे। अब मिरर फॉर्मूला, फिर उसमें हमारे पास साइन कन्वेंशन आएगा, ठीक है? हाँ, तो अभी और वेलोसिटी मैग्निफिकेशन आएंगी। कल की क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, परसों की क्लास में भी खूब सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है? और मंडे हम लोग 3:30 रखेंगे, सो दैट हम लोग एडवांस के सवालों पर भी आ ही जाए तब तक, है ना? क्योंकि एडवांस के सवाल रह जाएंगे, कल नहीं हो, मतलब थर्सडे नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हमारे पास। क्लियर? तो कल हम लोग अपने मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशंस पर जाएंगे। क्लियर? हाँ, मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, और एडवांस तक के क्वेश्चन आप देखना। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सटीक तरीके से लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग अगर पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितने सारे सवाल हैं। वो सारे हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन यस, मेजॉरिटी रीसेंट ईयर्स के अच्छे सवालों को हम लोग क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर? हाँ, अभी मैं होमवर्क नहीं दूंगा बेटा, कल की क्लास में होमवर्क दूंगा। एक बार मुझे मिरर फॉर्मूला, रे डायग्राम्स, वो साइन कन्वेंशन एक बार सटीक तरीके से समझा लेने दो। मैग्निफिकेशन प्लस होगा तो मतलब क्या है? अब दो प्रकार की मैग्निफिकेशन आएंगी, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल। 10वीं क्लास में लेटरल हाइट वाला मैग्निफिकेशन की बात होती है, अब थिकनेस की भी आएगी, तो वो भी मेरे को एक बार समझा लेने दो, फिर हम लोग क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? लव यू ऑल। अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग मेरे को बताइएगा। और दूसरी बात, जिनको लगता है कि सर रे ऑप्टिक्स टफ है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक आध सवाल में तू अटक सकता है, मैं ये बात बोलूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई अगर हमने पढ़ा दिया तो तू कोई किसी भी सवाल में नहीं अटकेगा, नहीं, तो एक आध सवाल में अटक सकता है, लेकिन मेजॉरिटी सवाल तेरे से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है? तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। रे ऑप्टिक्स से आप देखना, अभी जैसे ही आपका रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म होगा ना, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान था। रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन में छोटे छोटे पार्ट है। सबसे पहला हमारा ग्लास स्लैब है, फिर TIR है, फिर प्रिज्म है, छोटे छोटे पार्ट्स का कवर करेंगे। उसमें सिर्फ एक ही बड़ा पार्ट है, दैट इज लेंसेज। और अगर आपने मिरर अच्छे से पकड़ लिया है तो लेंसेज में तो आपको मजा आ जाएगा, आप वेरिएशन सारे पकड़ ले जाओगे। क्लियर? लव यू ऑल। आज आपको DPP मिलेगी, ठीक है? क्योंकि मिरर ये ना, और आज जो आपको DPP मिलेगी हो सकता है अभी आपको करनी ना हो, क्योंकि उसमें ना स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर सवाल है, तो अभी आपको नहीं करना, रुक जाना, ठीक है? क्योंकि रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में ना ज्यादा सवाल होते नहीं है किताबों में भी ना, तो आपको घबराना नहीं, क्लास में हमने बहुत सारे कर लिए हैं, ठीक है? लव यू ऑल। आप लोग अभी DPP नहीं करेंगे, आप लोग अपने आराम से रिवाइज करके बैठिएगा, जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तब आपको करने हैं, ठीक है? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। पोलराइजेशन बेटा आपका वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस वो वेव ऑप्टिक्स में आएगा, ठीक है? वेरी गुड बेटा। अगले मंडे से हम लोग 3:30 बजे से आपको बुलाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा अक्टूबर में एग्जाम था, तो ये जो टाइम आपको दिया गया है इसमें प्लीज आप लोग अभी भी आपके पास है संडे तक का, प्लीज आप लोग अपना सिलेबस कवर करके रखिए कि आपको एग्जाम में, जो आपके स्कूल के एग्जाम है उस समय अगर हमारी क्लास चल रही तो अब आपको फोकस करना पड़ेगा भाई। एक जगह तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप समझिए अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर में आपकी प्री बोर्ड है, 2 महीने बचे हैं हमारे पास। हमारे पास बहुत बड़े चैप्टर, रे ऑप्टिक्स खत्म होती है, सब कुछ हमारे पास खत्म ही है। आप ये मत सोचना कि सर अभी तो बहुत सिलेबस, ना ना, सिर्फ रे ऑप्टिक्स टाइम लेगा, उसके बाद कुछ टाइम नहीं लगना।
बहुत छोटे छोटे, आप अपना लेक्चर प्लानर खोल करके देख लीजिएगा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, ठीक है। और अपना माइंडसेट बना लीजिए कि भैया बैठना 14-15 घंटा बैठना पड़ेगा, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। क्लियर? लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।